अभी विश्व राजनीति में एक बड़ी घटना महत्वपूर्ण घटी है, अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष, जहां पर आप लोगों ने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को अमेरिकन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि वेनेजुएला की राजधानी से कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया। और यह एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं था, ये छोटे से देश की घटनाक्रम को नहीं देखेंगे इसको, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा। यह सिर्फ दो देशों के बीच में होने वाला एक घटनाक्रम नहीं था, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ना लाजमी ही पड़ेगा। और उसके बाद बढ़ते हुए घटनाक्रम में सैन्य टकराव की स्थिति भी आई है, जहां पर दो महाशक्तियां आपस में पुनः टकरा रही। उस महाशक्ति का नाम अमेरिका और रूस है। अब इस संदर्भ को देखेंगे कि अमेरिका और रूस दोनों की टकराहट, सैन्य टकराहट कैसे और क्यों बढ़ सकती है। अमेरिका और रूस की सैन्य टकराहट, देखिए इससे पहले शीत युद्ध के दिनों में भी अमेरिका और रूस के बीच में सैन्य टकराहट की स्थिति कई बार आई थी। कोरिया संकट, क्यूबा संकट में तो ऐसे लग रहा था कि दोनों महाशक्तियां आपस में टकराएगी, लेकिन उसको भी रचनात्मक तरीके से अथवा कूटनीतिक तरीके से हल कर लिया गया, विश्व शांति स्थापित हुई कोरिया और क्यूबा संकट में। लेकिन अभी का जो संकट सामने में दिखलाई पड़ रहा है वह बहुआयामी है, उसके आयाम अलग अलग है। सबसे पहले आप देखेंगे कि रूस अभी यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है, और इसको आप संदर्भ में रूस और यूक्रेन केवल नहीं देखेंगे। 3 साल हो गए इस युद्ध के। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो कहा गया कि रूस 2 घंटे से 7 दिनों के अंदर में इस युद्ध को जीत लेगा, लेकिन आज 3 साल हो, 3 साल तक इस युद्ध को न यूक्रेन खत्म कर पाया है, न रूस ने इसे खत्म होने दिया है। न रूस यह निर्णय कर सकता है कि उसने यूक्रेन को जीत चुका है, और न यूक्रेन इस निर्णय की स्थिति में पूरा युद्ध हार चुका है। पलड़ा रूस के तरफ भी कभी भारी होता है तो कभी यूक्रेन की तरफ भी भारी होता है। यहां पर इसको देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में भले ही टक्कर हो रही हो, लेकिन यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका भी और नाटो देश भी, दोनों ही देश पीछे से खड़े अप्रत्यक्ष तरीके से। वास्तव में यूक्रेन के सैनिक हो सकते हैं प्रमुखता से, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के हाथ में जो हथियार है वो अमेरिका और नाटो देशों के द्वारा दिया गया, यूरोपीय देशों के द्वारा दिया गया। इस युद्ध को 3 सालों से विश्व सभ्यता, पूरा विश्व झेल रहा है। 3 सालों से कई चीजों में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, कई प्रकार के घटनाक्रम में भी नाटकीय परिवर्तन आए हैं, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच में जो यह टकराहट है यह इससे अलग है। इसमें कुछ घटनाक्रम ऐसा है कि अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियारों को लगभग सीमित रखा यूक्रेन के सपोर्ट, और यूक्रेन को कभी भी यह आजादी नहीं दी कि वह रूस के मुख्य भूभाग पर हमला करे, यह आजादी कभी नहीं दी। यद्यप 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें रूस के मुख्य भूभाग पर हमला किया गया है। अभी तो हाल फिलहाल में रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनके महल पर भी हमला किया गया था, ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन अमेरिका ने उसकी आलोचना भी की थी। यूक्रेन ने भी उससे अपना पल्ला झाड़ा था, घोषित रूप से, अघोषित रूप से भाई उसी का इशारा हो, वो तो अंदर की चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट तो करता रहा है, लेकिन यूक्रेन पर भी सीमाओं को बढ़ाता रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं तो समझौतावादी रूप यूक्रेन को समझौते के लिए, सैन्य वार्ता से, सैन्य संघर्ष से वार्ता पर लाने के लिए कई बार बोल चुके हैं। और अपने चुनाव से पहले उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि 7 से 8 दिनों में युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा, एक झटके में, एक फोन कॉल से एक झटके में युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी बात लेकिन हुई नहीं। प्रैक्टिकल में रूस के अपने निजी कुछ तत्व है, रूस की अपने कुछ सुरक्षा चिंताएं हैं, यूक्रेन के पास अपने भी कुछ राजनीतिक अर्थ हो सकते हैं, यूक्रेन के पास अपनी कुछ समस्या हो सकती है। खैर यह विश्व इस युद्ध को झेल ही रहा था। इससे पहले एक और युद्ध को आप लोगों ने देखा जब इजराइल के द्वारा किया गया था, हमास, इजराइल और हमास, ये हमास जो फिलिस्तीन में है। विश्व इससे भी, इस युद्ध के आगोश में भी था। एक और टकराहट आई थी इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में एक टकराहट भी आई थी, और ईरान पर फिर अमेरिकी हमले किए गए। उनके घोषित रूप से उनके परमाणु बम के जो ठिकाने थे या परमाणु बम बनाने के जो
संयंत्र थे उस पर हमला किया गया और ईरान को परमाणु विहीन किया गया, तो सीमित लक्ष्यों को रखा गया। पुनः विश्व में, मैं प्रमुख युद्धों की बात कर रहा हूं, पुनः विश्व में आपने देखा कि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था जब पहलगाम में कुछ घटनाएं घटी थी, और ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों को भी भारत सरकार ने सीमित रखा था, क्योंकि उसमें भारत सरकार का उद्देश्य कि आतंकवादियों के ठिकाने पर आतंकवाद का समापन था, न कि पाकिस्तान के साथ। इसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, आदरणीय जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा काम का है कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। उन्होंने रामचरितमानस उद्धरण किया था कि जो मुझे मारो, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने भारतीयों पर पहलगाम में धर्म पूछ करके भारतीयों पर हमला किया, उन्हीं आतंकवादियों को रक्षित किया गया, पाकिस्तानी सैनिकों को रक्षित नहीं किया गया था। एक महत्वपूर्ण नाटकीय और सीमित घटनाक्रम था इसको, जो कि 4 दिनों में समाप्त नहीं हुई। लेकिन अभी अमेरिका और वेनेजुएला में जो हो रहा है, उसमें एक महाशक्ति का उदय, एकल महाशक्ति, वैश्विक महाशक्ति का उदय और एक महाशक्ति के समर्पण का वर्ष आ चुका है। अब इसको जरा समझेंगे कैसे। इस घटना को आप हल्के में नहीं लेंगे। इसमें रूस की संप्रभुता के साथ समझौते की समस्या है और अमेरिका की एकल ध्रुवीयता का उदय की घटना मानी जा सकती है। यद्यपि 1990 के बाद विश्व में एकल ध्रुवीयता की स्थिति रही, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि देशों ने बहु ध्रुवीयता की वकालत की है, क्षेत्रीय ध्रुवीयता की वकालत की है, लेकिन अमेरिका इस विश्व को एकल ध्रुवीय मानता है, व्यवहारतः। अब देखेंगे कि वेनेजुएला के, कल हमने वेनेजुएला का परिचय आपको बतलाया था वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अटलांटिक महासागर क्योंकि विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है, अटलांटिक महासागर में एक जहाज था। आप 2 जहाजों को उसमें देखेंगे, बेला 1 और सोफिया। बेला 1 और सोफिया, इस जहाज को देखिए। अभी आप सोफिया को भूल जाए, बेला 1 को याद रखें। बेला 1 जहाज था। अब वेनेजुएला पर हमला, आक्रमण करने से पहले अमेरिका ने इस पर सैंक्शन लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। ये अमेरिकन जो प्रतिबंध है ना, कई स्तरों के होते हैं। कभी कभी सीमित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कभी सामान्य प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कभी कुछ आर्थिक करे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और अमेरिकी प्रतिबंधों में डॉलराइजेशन, डॉलर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको ध्यान रखना है कि अमेरिकी प्रतिबंध में डॉलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि डॉलर अमेरिका ही नहीं, विश्व का सर्व प्रमुख है और सभी देशों में सर्वस्वीकृत मुद्रा है। तो डॉलर क्योंकि अमेरिका की मुद्रा है और डॉलर पर उसका एकाधिकार है, तो वह डॉलर पॉलिसी अमेरिका खेलता रहता है। इसलिए अमेरिका के द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध होते हैं, वो विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। तो डॉलराइजेशन के खिलाफ जो प्रक्रिया होती है, वह अमेरिका को हमेशा सशंकित करता रहता है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले से देखा कि ब्रिक्स में डॉलर के अगेंस्ट में ब्रिक्स अपने देश मुद्रा निकालने की बात कर रहा था, तो अमेरिका के कान खड़े हो गए। तो अमेरिका ने ब्रिक्स सदस्यों की कठोर आलोचना की थी। संयुक्त पढ़ाई संगठन भी डोनाल्ड ट्रंप ने बतलाया था। तो वहां पर जो प्रक्रिया चल रही थी, डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए विश्व के प्रमुख देश आजकल अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे चीन अपनी मुद्रा युआन को प्राथमिकता दे रहा है, भारत अपनी मुद्रा रुपये को प्राथमिकता दे रहा है, रूस भी अपनी मुद्रा रूबल में रूबल में व्यापार करना चाहता है। भारत और रूस के व्यापार तो रूबल और रुपये में हो भी रहे हैं। अब इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, उसके विकल्पों की तलाश में की जा रही है, लेकिन जब तक कोई प्रासंगिक तलाश नहीं आता है, सर्वस्वीकृत मुद्रा नहीं आता है, डॉलर का जो महत्व है, वो वर्तमान में जो महत्व है, वह क्रमशः थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ रहेगा। तो वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा। अब वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगने का अर्थ था कि वेनेजुएला से जो तेल के बिक्री अथवा तेल का जो आयात निर्यात करते होंगे, उस पर भी प्रतिबंध लगा। आयात निर्यात पर प्रतिबंध लग गया। अब तेल का चूंकि आयात निर्यात होगा तो टैंकर के माध्यम से होगा, तो जो टैंकर चलाने वाली कंपनी थी या टैंकर बनाने वाली कंपनी थी, जो वियतनाम के लिए सप्लाई करती थी, अब यहाँ वेनेजुएला से ऑयल को लाती थी, सब पर प्रतिबंध लग गया। तो बेला और सोफिया ये दोनों टैंकर वेनेजुएला से तेल के आयात निर्यात में संलग्न थे। तेल मतलब वेनेजुएला से तेल को ले रहे थे, आप ऐसे समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वेनेजुएला के पास
इस संसार में वर्तमान में भी सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास में है। कच्चा तेल, और ये पूरा आक्रमण तेल के खेल पर है। तो कच्चा तेल वेनेजुएला के पास में, वेनेजुएला पर सैंक्शन लगे, वेनेजुएला के पास अपनी आर्थिक स्थिति संभालने का विशेष कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तेल बेचकर ही सारा काम चल रहा था। कुछ देशों की ऐसी कहानी है, और तेल बेचने वाले सारे देश इस घटना से सावधान भी हो जाए। तो दो वहां पर जहाज चल रहे थे, एक का नाम था बेला 1 और एक था सोफिया। सोफिया को भी आप लोग भूल जाएंगे, बेला 1। कालांतर में बेला 1 का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया मरीनेरा। मरीनेरा इसका नाम रख दिया गया और इस पर रूसी झंडे लगा दिए गए। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, झंडे लगाने का मतलब है इसे रूस ने अपनी संप्रभुता का प्रतीक बना दिया। रूसी झंडे लगाने का मतलब यही हो सकता है कि रूस की सोच हो कि अमेरिका कम से कम रूसी झंडे को देख करके इस पर आक्रमण करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन से उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार करने के बाद, अपने देश में पहुंचाने के बाद, उत्साहित अमेरिका ने इस रूसी झंडे लगे हुए मरीनेरा को भी निकाला और उस पर कैप्चर कर लिया, इसको अपने कब्जे में ले लिया। जबकि इस संभावना को देखते हुए रूस ने अपना एक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी था वो, परमाणु पनडुब्बी इसकी सुरक्षा में भेज दिया, मरीनेरा की सुरक्षा। लेकिन परमाणु पनडुब्बी की कोई चिंता न किए हुए अमेरिकन सैनिकों ने इस मरीनेरा को, या बेला 1 का जो मूल रूप से जहाज था, उसको, अपने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। अब यहां पर अमेरिकन जो अग्रेसी है, मतलब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति रूस को विश्व की सबसे पहली शक्ति अमेरिका ने निश्चय दुनिया के सामने में, दुनिया के पटल पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। यहां पर रणनीतिक श्रेष्ठता आप लोग नहीं देखेंगे, यहां पर रणनीतिक श्रेष्ठता का कोई अर्थ नहीं है। यहां पर आक्रामक श्रेष्ठता का अर्थ देखेंगे, आक्रामक श्रेष्ठता। अब रूस के पास उस समय दो परिस्थितियां रही होगी। सबसे पहले ये टैंकर या कोई सैन्य जहाज नहीं था, तो एक टैंकर, जो पुराने टैंकर थे, उस जहाज पर जो अमेरिकन सैनिकों की कब्जा हुई है, उसके बाद अगर यह परमाणु पनडुब्बी जो टारपीडो या अन्य चीजों का प्रहार करता अमेरिकन सैनिकों पर, तो हो सकता था कि एक विश्व युद्ध की शुरुआत होती। ऐसी संभावना है, इसका कोई मैं निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं कि ऐसा हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसी संभावना बनती कि रूस और अमेरिका सैन्य टकराहट की स्थिति में प्रमुख रूप से आते। रूस और अमेरिका सैन्य टकराहट की स्थिति में आते। रूस और अमेरिका सैन्य टकराहट की स्थिति में आएंगे तो यह केवल एक राष्ट्र की समस्या नहीं रहेगी, विश्व के कई राष्ट्रों की समस्या बन जाएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में यूएनओ अप्रासंगिक होता चला जाएगा। यद्यपि जब वेनेजुएला की घटना हुई है, उसके बाद यूएनओ का प्रस्ताव कम से कम रूस और चीन के सहयोग से लाया गया है। रूस और चीन ने आपातकालीन बैठक की मांग की थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि रूस के पास विकल्प कैसे घटने का प्रभाव क्या है, अमेरिका क्या साबित करना चाहता है। अमेरिका यहां पर अपनी श्रेष्ठता को विश्व में साबित करना चाहता है कि अमेरिका ने हित सर्वोपरि, वह विश्व के किसी नैतिक नियमों की बात नहीं करता है। वह कहने के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी या डेमोक्रेसी की बात कर सकता है, क्योंकि वह डेमोक्रेसी की उसकी अवधारणा है, वो एक सत्य अवधारणा में भी हो सकती है। डेमोक्रेसी के नाम पर बड़े बड़े युद्धों की घोषणा अमेरिका ने इससे पहले भी की है, तो डेमोक्रेसी कह सकता है वह। लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी के साथ साथ उसके अपने छिपे हुए इंटरेस्ट होते हैं, और छिपे हुए इंटरेस्टों को वह डेमोक्रेसी या लिबर्टी, इक्वालिटी देता है। इसमें अमेरिकन मीडिया या अन्य व्यक्तियों का भी योगदान होता है। इसके एक कारण नहीं होते, कई कारण इसके होते हैं, और जहां पर वो अपने सहयोगी देशों के साथ इस प्रकार का गुटबंदी करता है। अब यहां पर एक सहयोगी देशों का मैंने उल्लेख किया है, तो अमेरिका के सहयोगी देशों की जो नीति है उसको भी वर्तमान में समझना होगा। तो अमेरिका के सहयोगी देशों में सबसे पहले माना जाता है नाटो, अमेरिका के सहयोगी देशों में। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में एक टीका टिप्पणी इस तरह की है, जिसका अभिप्राय है
कि नाटो का सहयोग करे या न करे, नाटो का सहयोग करते रहेंगे, बल्कि नाटो को अपने सुरक्षा खर्च को बढ़ाना चाहिए। 2% का जो उनका टारगेट है उसको 5% पर करना चाहिए। इस तरह नाटो से भी इनको शिकायत है। यूरोपीय हित और अमेरिका के हित कुछ बिंदुओं पर टकराते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप परंपरावाद की राजनीति करते नहीं। जो राजनीति के पहले से जो परंपरावादी मान्यताएं होती है उस मान्यताओं से परे जाते हैं। तो क्या यूरोपीय हित या यूरोपीय देश अमेरिकन समूह में रहेंगे या अमेरिका के साथ में जी में जी या हमें यहाँ जो सेंस कहते हैं उसको मिलाते रहेंगे? ये पहला बिंदु हो सकता है। इसका दूसरा बिंदु हो सकता है कि रूस क्या आने वाले दिनों में अमेरिका के खिलाफ किसी आक्रामक नीति में जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि जहां पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पश्चिमी गोलार्ध में रूस चीन को अलग करके रखा जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध से रूस और चीन को अलग किया जाएगा। तो रूस और चीन ये आपस में मिलकर के रूस और चीन क्या कर सकते हैं? देखिए, रूस और चीन यहां पर जब देखते हैं रूस चीन के गठबंधन को, तो यहां पर हम सिर्फ रूस और चीन तक नहीं चलेंगे। यहां पर रूस और चीन अभी एक वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा जो चर्चित अमेरिका के खिलाफ गठबंधन रहा वो ब्रिक था, BRIC, ध्यान रखेंगे इसको, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। आप इसको ध्यान रखेंगे कि यहां पर ब्राजील के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के जो संबंध है, अमेरिका के संबंध हैं, वो बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि व्यक्तिगत हित को या व्यक्तिगत संतुष्टि को डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीति का एक प्रमुख आधार मानते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट देना कि मुझे खुश करो, मुझे ये करो, ये राजनीति की परंपरागत मान्यता नहीं है। देश हित प्रमुखता से होता है, व्यक्तिगत हित मायने नहीं रखते हैं। तो ब्राजील के साथ भी इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं है, चाइना के साथ में इनके बहुत संबंध अच्छे नहीं, रसिया के साथ भी ये संबंध अच्छे नहीं है। इसके साथ ही साथ 2-3 कंट्री को आप इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। एक जैसे ईरान है, एक नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के साथ इनके संबंधों को आप जानते ही, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का जैसा संबंध रहा है। तो अब यहां पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे देश एक खेमे में, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इन देशों के बीच में आपसी अंतर विरोध भी है। इन राष्ट्रों के बीच में आपसी हित भी टकराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व में अस्थिरता का भाव चलेगा, विश्व में राजनीतिक गुटबंदी अथवा सैन्य गुटबंदी बढ़ सकती है, विश्व में अस्त्र शस्त्रों का व्यापार बढ़ सकता है और विश्व में असुरक्षा की भावना हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में अब पूरा विश्व जितना असुरक्षित वर्तमान में लग रहा है उतना शायद बहुत हाल के दशकों में कभी नहीं रहा। फिर हम लोग कल के वीडियो में आने वाले अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। अभी की एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है कि भारत के विदेश मंत्री अभी 2 देशों के दौरे पर में है। एक देश है फ्रांस और दूसरा देश है लक्जमबर्ग। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब अभी 2 देशों के दौरे पर में है। एक देश है फ्रांस और दूसरा देश है लक्जमबर्ग। इसको याद रखेंगे, एक देश है फ्रांस और दूसरा देश है लक्जमबर्ग। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति अभी इमैनुअल मैक्रोन है और दूसरे जो मैक्रोन है, इसको ध्यान रखेंगे, मैक्रोन है अभी फ्रांस के राष्ट्रपति। मैक्रोन से पहले जो वहां पर उसमें देखेंगे कि मैक्रोन की आलोचना भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार की है और वहां पर अभी जयशंकर साहब पहुंचे हुए हैं। तो जयशंकर साहब का जो वहां पर कार्य होगा उसको देखेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार के कामों को उन्होंने प्रमुखता से रखा है, जिसमें पहला काम है कि अगले महीने फरवरी में मैक्रोन को यहां पर आना है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारतवर्ष आएंगे, ध्यान रखना है, भारतवर्ष फरवरी में आएंगे। तो उस यात्रा के संबंध में जो आधार भूमि तैयार करनी होगी, समझौतों को तैयार करना होगा, उसके सिलसिले में पहली यात्रा है भारत के विदेश मंत्री की। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारत और फ्रांस के बीच में एक विशेष रणनीतिक संबंध, यह संबंध आज से नहीं है। जब 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो विश्व का सिर्फ एक देश ही ऐसा था जिसने भारत को आत्मरक्षा का अधिकार के तहत परमाणु परीक्षण करने पर कोई आलोचना नहीं की थी, वह फ्रांस था। इसको ध्यान रखेंगे। और रूस भी हमारा अच्छा दोस्त रहा है, वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है। 1971 के बाद से खासकर
जब 1971 में भारत और रूस के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ, तो उसके बाद से हमारा अभिन्न दोस्त रहा है वैश्विक मामलों में। लेकिन रूस में भी रूस की जो आलोचना के रूस के जो स्वर थे 1998 में थोड़े से परिवर्तित लग रहे थे, क्योंकि उस दौर में कुछ और घटनाएं घटी थी। 1990 के दशक में ही रूस ने क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया था अमेरिकी दबाव में। ये सारी घटनाएं इतिहास में हुई है। तो लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस हमारे देश के लिए एक रणनीतिक पार्टनर हमेशा से रहा है। अब इसको ध्यान रखना है कि हाल के वर्षों में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया था, तो उस कंडीशन में राफेल के संदर्भ में कुछ विवाद के मुद्दे आए थे, जैसे राफेल के सॉफ्टवेयर में चेंजिंग करना, इस तरह के कुछ मुद्दे आए थे। लेकिन हम वर्तमान में राफेल हमने दो वेरिएंट के लिए लिया है, जो राफेल हमारी वायुसेना और जल सेना दोनों के लिए महत्वपूर्ण रूप से अभी है। अब देखिएगा, इसके साथ भारत और फ्रांस के बीच में कई अन्य गठबंधन भी है। जैसे एक गठबंधन है आईएसए, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको आप समझेंगे आईएसए दूसरा है। और दूसरा आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है, इस पर भी भारत और फ्रांस मिलकर के काम कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मामले में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच में एक समझौता हुआ था, और पहली बार दक्षिण के देशों में भारत माना जाता है। वाम दक्षिण की व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो एआई पर जो समिट होने वाली है वह दिल्ली में शायद होगी, दिल्ली में 2026 में, और ये किसी भी जो विकासशील देश में पहली समिट होगी। इसमें इसको ध्यान रखना है कि दिल्ली में समिट होगी जब मैक्रोन आएंगे। और इसके साथ ही साथ तो आईएसए से भी याद रखना है कि अभी आईएसए जैसे 26 लगभग में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो यहां भी इस चीज को भी ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका खुलेपन से संरक्षापन की ओर, इसको सामान्य भाषा में ऐसे समझे कि एक बंद दरवाजे की ओर बढ़ रहा है, जहां पर वो नीतियां बहुत हद तक प्रासंगिक आने वाले दिनों में नहीं होगी। कहीं ऐसा न हो जाए कि अमेरिका अलग थलग पड़ जाए, ऐसी भी संभावना हो सकती है, क्योंकि विश्व की जो अन्य शक्तियां हैं वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को परिस्थितियों के अनुसार से ही सीमित करे या न करे, ये इतिहास के कारण है। तो आज की इस क्लास में यहां तक देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल के टॉपिक्स में मिलते हैं।